हिंदी क्षेत्र में डॉक्टर बच्चन सिंह के नाम से कोई भी व्यक्ति अपरिचित नहीं है और उनके नाम पर उनकी स्मृति को और उनके योगदान को संरक्षित करने के लिए इस न्यास की स्थापना हुई है। और मैं एक और सूचना ये आप सबके साथ साझा करते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि बच्चन सिंह स्मृति न्यास की ओर से दिए जाने वाला जो बच्चन सिंह स्मृति सम्मान है और उसका पहला सम्मान सच्चे अर्थों में हम जिसको जन बुद्धिजीवी कहते हैं उसके प्रतीक हैं डॉक्टर पीएन सिंह गाजीपुर में, जिन्होंने समकालीन सोच पत्रिका के माध्यम से हिंदी प्रदेश के उन्नयन और जागरूक करने में हिंदी प्रदेश के लोगों को एक बहुत ही लंबी भूमिका अदा की है। उस भूमिका को देखते हुए उनका यह सम्मान करना बहुत ही लाजमी और जरूरी है और उन्हें यह सम्मान बच्चन सिंह स्मृति न्यास की ओर से डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह जी एवं प्रोफेसर सदानंद शाही जी उनके आवास पर जाकर के अभी 2 दिन पहले उन्हें यह सम्मान अर्पित किया। तो ये पूछा नहीं। इसके अलावा जो कार्यक्रम है इस न्यास की और विस्तार से आप सबको सूचना देने के लिए मैं प्रोफेसर संध्या सिंह जी से आग्रह करता हूं कि वे इस न्यास और इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि के बारे में आप सबको परिचित कराएं। डॉक्टर संध्या सिंह। आप सबको मेरा नमस्कार। सबका स्वागत है जो फेसबुक के जरिए जुड़े हैं और जूम के जरिए जुड़े हैं, उन सबका स्वागत है। और ये कार्यक्रम जैसा कि अभी ब्रजराज जी ने बताया कि बच्चन सिंह न्यास और साखी के सहयोग से ये न्यास काम कर रहा है। बच्चन सिंह न्यास का कार्यक्रम जरूर है, लेकिन ये साखी के सहयोग से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में बच्चन सिंह न्यास की कुछ गतिविधियां होती रही हैं, कुछ गतिविधियां पहले भी आयोजित की गई हैं और आप इस नाम से अपरिचित नहीं हैं। इसके तहत हमारी योजना ये है कि कुछ साहित्य, समाज, कला, संस्कृति से जुड़ी गतिविधियां इस मंच के तहत आयोजित हों और एक उसको विस्तार मिले। और एक योजना उसके साथ हमारी यह भी थी कि एक व्याख्यान श्रृंखला आयोजित की जाए, हर वर्ष कम से कम एक व्याख्यान श्रृंखला बाकी कार्यक्रमों के साथ साथ। तो ये पहला व्याख्यान हम लोगों ने आयोजित किया है जिसमें हमारे समय के जाने माने कवि अरुण कमल जी हमारे साथ हैं और उन्होंने हमें सहमति दी इस कार्यक्रम के लिए। और एक बार और उनकी सहमति मिली थी लेकिन किन्हीं कारणों से हम नहीं उनको जोड़ पाए थे अपने कार्यक्रम में, लेकिन आज उनकी सहमति हमें मिल पाई है और हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। और यह इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आलोचना पर बात की जा रही हो तो आलोचना के बारे में आप सब जानते ही हैं कि आलोचना के बात अगर कवि करता है तो ये ज्यादा हृदय को छूता है। मैं समझती हूँ आलोचना की जरूरत पर की जाने वाली बात की जो जरूरत अगर कवि के माध्यम से पूरी की जाए तो और ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये दिल तक पहुंचने वाली और जो आज कहीं एक गुम हो रहा है हमारा पाठक, एक तरह से कह सकते हैं कि सहृदय पाठक, जिसको पुराने समय में हमारे यहाँ सहृदय कहा गया, तो जिसको कॉमन रीडर भी कहा गया अंग्रेजी में, तो कॉमन रीडर या सामान्य पाठक कहीं न धीरे धीरे एक गायब होता जा रहा है आलोचना की दुनिया से, पढ़ने की दुनिया से। तो आलोचना के केंद्र से गायब हो रहा है और इसलिए आलोचना का एक संकट खड़ा हुआ है और इस संकट को ध्यान में रखते हुए आलोचना की जरूरत जैसे विषय पर बात करना आज हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है। और कहने की आवश्यकता नहीं है कि विश्वविद्यालय और सिद्धांत आक्रांत आक्रोश के बीच दो हमारे यहाँ स्कूल चल रहे हैं। एक तरफ सिद्धांत आक्रांत स्कूल है, दूसरी तरफ हमारे यहाँ विश्वविद्यालय दबाव वाले स्कूल हैं। हालांकि ये आलोचना की शुरुआत एक अगर भारत में कहा जाए तो रामचंद्र शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि
संस्थानों से ही जुड़े हुए लोग थे, तो एक अच्छी शुरुआत हुई थी। लेकिन उसको लेकर के जिस तरह का एक ठप्पा लगता चला गया, तो कहीं ना कहीं एक चुनौतियां खड़ी हुई। और इस चुनौतियों के तहत सबसे बड़ी चुनौती केवल सिद्धांत की नहीं, बल्कि पाठक तक पहुंचने की चुनौती हमारी है। मैं समझती हूँ कि ऐसे कुछ मुद्दे, ऐसी कुछ चर्चाएं आज प्रोफेसर अरुण कमल जी हमारे साथ लेके आएंगे, और हम लोग शब्दों को एक जीवित शब्द की तरह पढ़ना, शायद पढ़ने की ओर हम कुछ कदम आगे बढ़ पाएंगे। तो ब्रजराज जी, मैं आपसे आग्रह करूंगी पहले कि हमारे कवि का सबसे पहले परिचय दें, और उसके बाद हम ये कार्यक्रम शुरू करें। जी धन्यवाद मैम, बहुत बहुत आपका। अरुण कमल जी हम लोगों के साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, पूरे हिंदी प्रदेश में ही नहीं बल्कि एक अखिल भारतीय पहचान है उनकी हिंदी कवि के रूप में, एक रचनाकार के रूप में। उनके कविता संग्रहों से हम सब लोग वाकिफ हैं और उनको पढ़ते रहते हैं। हमारे साथी जो लोग हमें फेसबुक से देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है उसमें से सभी लोगों ने उनके उन संग्रहों से जरूर एक न एक बार गुजरे होंगे और उनकी जो हिंदी प्रदेश में लोकप्रियता है। मैं बस इतना औपचारिक रूप से जो उनका परिचय है, तो मैं सिर्फ अपने साथियों से यह कहना चाहूँगा कि अरुण कमल जी की ख्याति भले ही हम सबके बीच हिंदी कवि के रूप में है, लेकिन हम लोग उनके व्याख्यानों और उनके समय समय पर प्रकाशित लेखों और एक कविता और समय नाम की जो उनकी किताब है, उनके गद्य से भी, उसके माध्यम से हम उनके गद्य से भी परिचित हैं, और आलोचना और रचना दोनों में उनकी समान गति है। हम सब लोग उनको सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हमारे कई साथी कल से ही ये इंतजार कर रहे हैं कि वो अरुण कमल जी के मुंह से एक रचनाकार, जैसा कि संध्या जी ने कहा कि एक रचनाकार के मुंह से आलोचना की बात सुनना हम सब के लिए एक नए अनुभव की जरूरत होगी। आज आलोचना की विश्वसनीयता पर भी एक तरह से कई लोग सवाल उठाते हैं, तो वो अरुण कमल जी के व्याख्यान से हम सब लाभान्वित होंगे। और यह बताने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ कि उनमें जो पुरस्कार और सम्मान मिले उनकी गिनती यहाँ पर कराई जाए। एक जरूर है कि उन्हें इन सम्मानों, साहित्य अकादमी के साथ साथ जो भी हिंदी भाषा साहित्य से जुड़े हुए प्रतिष्ठित सम्मान है और पुरस्कार हैं, वे सब उन्हें प्राप्त हैं। और उनकी जो अखिल भारतीय छवि है उसे निर्मित करते हैं। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए और श्रोताओं और अरुण कमल जी के बीच में ज़्यादा व्यवधान न उत्पन्न करते हुए मैं सीधे बड़ी विनम्रता के साथ और आदर के साथ उनसे यह निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि वे अपना व्याख्यान शुरू करें। श्री अरुण कमल जी। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजराज जी और संध्या जी, मेरे बारे में इतनी अच्छी बातें आप लोगों ने कही, इससे मेरा उत्साह बढ़ रहा है। आज की सभा के अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र प्रताप जी, विदुषी संध्या जी, भाई ब्रजराज जी, आप सभी साथियों जो इस माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, जिनको मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ लेकिन शायद आप मुझे सुन रहे होंगे, अगर मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही होगी। मैं बच्चन सिंह स्मृति न्यास और साखी पत्रिका का हृदय से आभारी हूं कि बच्चन सिंह स्मृति व्याख्यान की ये श्रृंखला आरंभ करने के लिए उन्होंने मुझे आदेश किया, और हम लोगों ने मिलकर जो विषय चुना वो है आलोचना की जरूरत। आप सब डॉक्टर बच्चन सिंह जी के अवदान से परिचित हैं। वो हिंदी के एक बड़े आलोचक हुए, और आलोचक होने के साथ साथ उन्होंने उपन्यास भी लिखे, अनुवाद भी किए, और कई तरह से हिंदी वातावरण के निर्माण में, जैसे काशी नागरी प्रचारणी सभा के पदाधिकारी के रूप में काम करते हुए उन्होंने हिंदी साहित्य के वातावरण के निर्माण में बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ी भूमिका अदा की।
उनकी आलोचना पुस्तक क्रांतिकारी कवि निराला, संभवतः निराला पर लिखी गई सबसे पहली किताब है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि बहुत पहले डॉक्टर बच्चन सिंह ने निराला के महत्व को पहली बार रेखांकित किया। उनकी अनेक किताबें हैं जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास भी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इतिहास पर भी एक किताब है। आलोचना के बीच शब्द जैसी महत्वपूर्ण पुस्तक भी है। उन्होंने उपन्यास भी लिखे, कहानी संग्रह भी उनके हैं। मैं उनसे कई बार मिला भी, कई बार कार्यक्रमों में भी उनके साथ रहा, उनको सुनने का अवसर मिला। एक दो बार उनके घर पर भी जाकर उनसे मिला और एक लंबी रेलगाड़ी से यात्रा हमने उनके साथ की जिसमें काशीनाथ सिंह जी भी शामिल थे। बनारस से दुर्ग तक बहुत लंबी यात्रा थी और उसके अपने अनुभव हैं। मैं डॉक्टर बच्चन सिंह जी की स्मृति को प्रणाम करते हुए अब अपनी बात शुरू करता हूँ। आज आलोचना की जरूरत पहले से भी ज्यादा है। आलोचना का सीधा अर्थ होता है कि जो है उससे हम सहमत नहीं हैं, अथवा ये मानते हैं कि ये एक पक्ष है और इसका एक दूसरा पक्ष भी हो सकता है। इसका एक विकल्प या अनेक और विकल्प भी हो सकते हैं। मूलतः आलोचना यही है और इसके साथ एक आलोचना दृष्टि, आलोचनात्मक विवेक भी चलता है। आप अगर अभी के समय को देखें तो लगता है कि आज सबसे ज्यादा खतरे में आलोचना करने की दृष्टि है। आज सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम हर बात पर सवाल करें, हम संदेह करें, हम आलोचना करें और ये उम्मीद करें कि हम जिसकी भी आलोचना कर रहे हैं अथवा जिस तत्व की आलोचना कर रहे हैं वो हमें स्वीकार करेगा, यानी इतनी सहिष्णुता होगी कि वो हमसे बात करे। इसीलिए आलोचना का विकास लोकतांत्रिक प्रणाली में होता है। बिना लोकतंत्र के आलोचना संभव नहीं है। ये गणतंत्र है विचारों का और विचारों के गणतंत्र में बिना आलोचना के काम नहीं होता। जो हमारी भारतीय परंपरा है, यदि आप उसको देखें तो भारतीय दर्शन ने लगातार आलोचना प्रत्यालोचना यानी वाद विवाद द्वारा अपना विकास किया है। अगर एक पूर्व पक्ष है तो उत्तर पक्ष भी होगा और जो उत्तर पक्ष है वो पहले पूर्व पक्ष की बात करेगा, पूर्व पक्ष को रखेगा और तब उसकी आलोचना करेगा। और इस तरह कुछ दिनों के बाद जो उत्तर पक्ष है वो फिर पूर्व पक्ष बन जाता है, क्योंकि फिर उसकी आलोचना शुरू होती है। और इसी तरह भारतीय दर्शन का विकास होता है। इसी तरह विश्व भर में ज्ञान और विज्ञान का विकास हुआ। कुछ भी अंतिम और अकाट्य नहीं है। सब कुछ पर संदेह किया जा सकता है, सब कुछ का विकल्प ढूंढा जा सकता है और सब कुछ की आलोचना हो सकती है। आलोचना का सीधा अर्थ यही होता है। लेकिन साहित्य में जब यह आलोचना आती है तो इसका काम थोड़ा दूसरा भी होता है। टेरी गल्टन ने अपनी किताब द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म में यह दिखलाया कि कैसे इंग्लैंड में आलोचना का विकास लोकतांत्रिक क्रांति के साथ साथ शुरू होता है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका वहां के कॉफी हाउसेस की है, कहवा घरों की। अकेले लंदन में 1000 से ऊपर कहवा घर थे, पब थे और इनमें खुलकर बहसें होती थीं और इस तरह आलोचना का विकास
और एक ऐसे बौद्धिक वातावरण का विकास हुआ जहां आलोचना संभव थी। आप भारत को देखें तो भारत में, मेरे पास कोई निश्चित आंकड़ा इसका नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है कि भारत में भी आलोचना की पद्धति और आलोचना की विधा का विकास स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ा हुआ है। गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज स्वयं एक आलोचना पुस्तक है। ऐसी तीखी आलोचना पश्चिमी सभ्यता की, अंग्रेजों की बर्बरता की और साम्राज्यवाद की इसके पहले नहीं हुई हमारे देश में। और ये प्रश्न और उत्तर की शैली में लिखा गया है, यानी वहां भी एक पूर्व पक्ष एक उत्तर पक्ष है। और इस तरह गांधी जी ने आलोचना की और आलोचना की एक पद्धति भी विकसित की। लेकिन उनके भी पहले हम हाल ही को याद करें। मुझको लगता है कि आधुनिक भारतीय आलोचना की शुरुआत संभवतः हाल ही से होती है। जो गालिब के समकालीन थे, उनके मित्र थे। और हम न भूलें कि इसकी शुरुआत के पीछे 1857 का वातावरण भी था। यानी आलोचना की शुरुआत में कहीं न कहीं स्वाधीनता की चेतना और विद्रोह की भावना भी होती है। हाल ही की किताब मुकदमा शेरो शायरी अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक आज भी है, और वहां से मेरी समझ से आधुनिक भारतीय आलोचना की शुरुआत होती है। पहले काव्य शास्त्र है, लेकिन वो काव्य शास्त्र है जो जिसे हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहते हैं, साहित्य आलोचना, उससे भिन्न है। जैसे सौंदर्य शास्त्र एस्थेटिक्स वो भी भिन्न है, जैसे काव्य शास्त्र पोएटिक्स वो भी भिन्न है, और बाद में जो थियरी आई जिसे आज हम सिद्धांत के रूप में जानते हैं वो भी भिन्न है। इसमें साहित्य आलोचना का एक अलग स्थान है। इसकी शुरुआत संभवतः हाल ही के मुकदमा शेरो शायरी से होती है, और वहां से चलते हुए फिर हिंदी में महावीर प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल से होते हुए ये यहाँ तक आती है, डॉक्टर बच्चन सिंह जी और उनके बाद तक। इस साहित्य आलोचना की प्रेरणा भी स्वाधीनता की चेतना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना केवल साहित्य की आलोचना नहीं है, उनकी आलोचना एक साथ संपूर्ण समाज को संबोधित है और भाषा की शुद्धता पर ध्यान रखते हुए भी उनकी दृष्टि वास्तव में चेतना की शुद्धि पर थी। आखिर संपत्ति शास्त्र भी उन्होंने लिखा, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो आलोचना गढ़ी उसके केंद्र में भी स्वाधीनता की चेतना थी। हम अक्सर ये भूलते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हेकेल की प्रसिद्ध पुस्तक द रिडल ऑफ द यूनिवर्स का अनुवाद किया विश्व प्रपंच नाम से। ये वही हेकेल थे जिनका यूरोप में करीब करीब बहिष्कार था, और जब वो किसी सभा में पहुंचते थे तो बाकी सारे लोग उनसे अलग हो जाते थे। वो एक क्रांतिकारी विचारक थे। तो ये आलोचना में स्वाधीनता की चेतना अनुस्यूत है। और एक बात और थी इसमें कि जो हमारी भाषा है, हमारी भाषा के महाकवियों, उसके बड़े लेखकों पर भी हम उसी तरह से विचार कर सकते हैं जैसे अंग्रेज अपने कवियों पर विचार कर रहे थे। ये भी एक बात थी। वहां से चल के हिंदी आलोचना आज यहाँ तक पहुंची। अब हम आज की आलोचना पर अगर थोड़ा सा ध्यान दें कि आज की स्थिति क्या है, तो थोड़ी चिंता होती है और बहुत खुशी नहीं होती स्थिति को देख के।
इधर हालत ये हो गई है कि हमारे यहाँ बहसें कम हो रही हैं। मैं जब डॉक्टर नंवर सिंह को पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि कितनी गंभीर बहसें उन लोगों ने की, कितनी कड़ी और बड़ी बहसें। एक बहस तो उनके डॉक्टर बच्चन सिंह जी के साथ भी है, जो आलोचना में छपी थी, जो मुझको अभी भी याद है। रामस्वरूप चतुर्वेदी के साथ स्वयं डॉक्टर रामविलास शर्मा ने जो बहसें की, और ये सारी बहसें मिलकर एक ऐसी बौद्धिक स्फूर्ति का वातावरण बनाती थी जो आज देखने में नहीं आता। कहना न होगा पुस्तक में, जो नामवर जी की किताब है साक्षात्कारों की, उसमें ऐसी बहसें हैं बातचीत करते हुए बहुत से लोगों के साथ, स्वयं केदार जी के साथ, अशोक वाजपेयी के साथ, और एकदम नए लोगों के साथ, की हैरत होती है। नामवर जी हमेशा किसी भी सवाल को उसके संदर्भों से जोड़ते हैं। यानी यदि प्रेमचंद की एक कहानी है जैसे ईदगाह, तो सिर्फ वो एक पाठ नहीं है, उसके पीछे एक पूरा सौंदर्य शास्त्र है, और नामवर जी उस सौंदर्य शास्त्र को उद्घाटित करते हैं कि कैसे ये कहानी सौंदर्यवाद के विरुद्ध उपयोगिता के सिद्धांत को स्थापित करती है। यानी चिमटा उन सभी खिलौनों से ज्यादा महत्वपूर्ण और बड़ा है। अगर हम अभी के वातावरण को देखें तो दो तीन बातें हमारे सामने आती हैं। पहला तो जो मुझको अनुभव हो रहा है वो ये कि अभी इन बहसों का स्थान छोटी मोटी समीक्षाओं ने ले लिया। समीक्षाएं आ रही हैं और उन पुस्तकों की ज्यादा आती है जिसपे लेखक स्वयं भी प्रयत्न करते हैं, और उनकी समीक्षाएं आती हैं, लेकिन वे समीक्षाएं केवल प्रशंसा की वस्तु है, उनमें केवल प्रशंसा है। लेकिन समीक्षाओं से भी और पतन ये हुआ कि अब समीक्षाओं का स्थान भी, जिसे हम ब्लर्ब कहते हैं, विज्ञप्ति, ये निराला का दिया हुआ शब्द है विज्ञप्ति, विज्ञप्तियों ने ले लिया। ये एक पतन का द्योतक है। किसी भी समाज में जब साहित्यिक बहसों का स्थान निरा समीक्षाएं और विज्ञप्तियां लेने लगे तो चिंता की बात है। चिंता यह होती है कि क्या हमारा इतना बौद्धिक, सांस्कृतिक और नैतिक पतन हो रहा है? क्या ये चतुर्दिक पतन का ही एक लक्षण है? हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि साहित्य तो पतन के बीच भी प्रतिकार करता है। वह तो सारे पतन के बीच भी एक उत्थान का स्वर है, सारी निद्रा के बीच भी एक जागरण का स्वर है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये पहली बात जो मुझको अखरती, जिसको लेके चिंता होती है। दूसरी बात यह है, जैसा संध्या जी ने कहा, कि एक तरफ तो विश्वविद्यालय केंद्र बने, हालांकि इस विश्वविद्यालय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी रहे, नामवर जी भी रहे, बच्चन सिंह जी भी रहे, रामस्वरूप चतुर्वेदी भी रहे तो रामविलास शर्मा भी, लेकिन उस तरह से वो नहीं रहे, वो थोड़ा अलग रहे। इन लोगों ने बड़ा काम किया विश्वविद्यालयों में रहते हुए भी, और विश्वविद्यालयों को आलोचना पद्धति के एक केंद्र, एक पीठ के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन उस समय भी हिंदी में, अगर हम थोड़ा सा बाहर जाएं तो देखते हैं कि इन विश्वविद्यालयों के बाहर भी एक आलोचना पद्धति विकसित हो रही थी और लोकप्रिय हो रही थी, और वो सीधे सीधे साधारण लोगों को संबोधित थी, जिसे सहृदय या सामान्य जन, संध्या जी ने कहा, उनको संबोधित थी। जैसे आप राहुल सांकृत्यायन को लें,
यशपाल को लें, नरेंद्र देव को लें, इन लोगों ने जो आलोचना विकसित की, और ये बहुत बड़ी आलोचना है, यह आलोचना केवल साहित्य की आलोचना नहीं थी, ये समस्त समाज की, संस्कृति की, इतिहास की भी आलोचना थी, और बहुत तीखी आलोचना है कई बार, जिसमें गांधी जी तक की आलोचना है। और यह आलोचना निश्चित रूप से जो आंदोलन चल रहे थे, स्वाधीनता आंदोलन के अलग अलग रूपों के आंदोलन, उनसे जुड़े हुए थे। लेकिन विश्वविद्यालय की आलोचना ने भी बहुत बड़ा काम किया और हिंदी आलोचना को व्यवस्थित होने में बहुत सहायता की। उनके कई मापदंड स्थापित किए और एक पद्धति भी विकसित की। लेकिन इधर थियरी के आने से, सिद्धांत जिसे हम कहते हैं उसके आने से, और उत्तराधुनिकता के प्रभाव में, जिसने थियरी को प्रचारित किया, हमारा ध्यान रचना यानी पाठ से हटकर समाज में जो विखंडन है, अनेक तरह के जो बंटवारे हैं और उन बंटवारों के कारण जो प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन और साहित्य पर, उसकी ओर गया। इसमें एक अच्छी बात यह हुई कि जैसे स्त्री विमर्श, इसने कुछ नए सवालों को हमारे सामने लाया, और अब तक जो जिसे पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं और पितृसत्ता कहते हैं, उस पर इतने विशद ढंग से बात नहीं हुई थी। इन्होंने बहुत सारे सवाल किए और स्त्रियों के निजी अनुभव को भी सार्वजनिक लेखन के दायरे में ले आया गया। इसी तरह दलित लेखन, उसने भी बहुत सारे सवाल किए और नए प्रतिमानों की मांग भी की। उसने भी बहुत नए लेखकों को सामने हमारे प्रकाशित किया, और कुछ ऐसे नए अनुभव आए जो अब तक हिंदी साहित्य में नहीं आए थे। लेकिन सब मिलाकर इन विश्वविद्यालयों की अकादमिक आलोचना और थियरी यानी इन विमर्शों ने रचना को, पाठ को, टेक्स्ट को केंद्र में नहीं रखा। ऐसा नहीं कि केवल हिंदी में ऐसा हुआ, दुनिया की सभी भाषाओं में ऐसा ही हुआ, चाहे वो फ्रांसीसी हो, चाहे अंग्रेजी हो। सभी भाषाओं में जहाँ थियरी प्रबल हुई और जहाँ उत्तराधुनिकता का बहुत प्रभाव पड़ा, वहां ऐसा हुआ। अब फिर हम ये सोचते हैं कि पाठ कितना महत्वपूर्ण है, एक रचना कितनी महत्वपूर्ण है। हालांकि पश्चिम में चाहे वो फूको हो या दरिदा हो, हैबरमास हो, एल्थुसर हो, इन सब ने, या टेरी एगल्टन, फ्रेडरिक जेम्सन हो, इन सब ने रचना को कभी भी छोड़ा नहीं। ये रचना को लेकर के ही आगे बढ़े। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है इन आंदोलनों में कि हम रचना को छोड़ देते हैं, पाठ को भूल जाते हैं, टेक्स्ट को भूल जाते हैं। मेरी समझ से अभी ये समय है कि हम वापस टेक्स्ट की ओर जाएं, पाठ की ओर जाएं, और पाठ आधारित आलोचना एक बार फिर हम विकसित करें। हमारी जो परंपरा हिंदी आलोचना की है वो पाठ आधारित ही रही है। इधर 2-3 दशकों में दूसरे परिवर्तन भी हुए जिनका जिक्र अभी मैंने किया, लेकिन मूलतः ये पाठ आधारित है। और चाहे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो, रामविलास जी हो या नामवर जी, इन सब ने मूलतः पाठ आधारित आलोचना ही की। तो आज आलोचना की जरूरत इसलिए भी है, लेकिन क्यों? पाठ आधारित आलोचना हमें क्यों चाहिए? इधर मुझको लगातार लग रहा है, और एक अच्छी बात है कि जिसे हम सोशल मीडिया कहते हैं, उसने बहुत सारे लोगों को और बहुत सी नई प्रतिभाओं को भी सामने आने का अवसर दिया है।
लेकिन इससे ये भी हुआ है या हो रहा है या पहले भी हो रहा था कि अच्छे और बुरे का फर्क हम कई बार नहीं कर पाते, श्रेष्ठ और हीन का अंतर हम कई बार नहीं पहचान पाते। इसकी जरूरत हमेशा होती है। भारतीय काव्य शास्त्र ने आरंभ से ही ये काम किया और हमेशा ये कोशिश की कि जो श्रेष्ठ है उसे बार बार सिद्ध किया जाए कि यह श्रेष्ठ है और किन कारणों से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ होने के अनेक प्रतिमान हो सकते हैं और इसके आधार पर उन्होंने अनेक सिद्धांत भी बनाए। ऐसा ही पश्चिम में भी हुआ, ऐसा ही रूसी रूपवाद ने भी हुआ। लेकिन उन्होंने ये सिद्धांत बनाए ये सिद्ध करने को कि श्रेष्ठ कौन होता है। तोल्स्टॉय ज्यादा श्रेष्ठ है या दोस्तोयेव्स्की या दोनों, और फिर दोनों में अंतर क्या है, ये सवाल रूसी रूपवाद ने पूछा और इसका उत्तर उन्होंने दिया और उसके लिए सिद्धांत विकसित किया। यही हमारे यहाँ भी हुआ। रस के सिद्धांत से चलते हुए वक्रोक्ति के सारे सिद्धांत सबने ये तय करने की कोशिश की कि श्रेष्ठता कैसे होती। लेकिन अभी, और ये मेरा अनुभव है और मैं गलत हूं तो मुझको खुशी होगी, लेकिन शायद मैं गलत नहीं हूं, अच्छे और बुरे का अंतर कई बार खत्म हो जाता है। कई बार हमारा आलोचनात्मक विवेक कुंठित होता है और हम ऐसे आलोचकों की तलाश करते हैं जो हमें मदद करें ये समझने में कि कौन सी कविता श्रेष्ठ है। और इसके लिए हमको पाठ आधारित आलोचना की जरूरत है। इसके बिना ये नहीं होगा। इसी के साथ जुड़ी हुई एक बात और ये है कि अगर ऐसा हो भी जाए तो क्या होगा। अगर पाठ आधारित आलोचना हो गई तो उसको कितने लोग उसमें रुचि लेंगे। वैसे भी कविता पढ़ने वाले हैं ही कितने, या साहित्य पढ़ने वाले हैं ही कितने। पूंजीवाद के इस अत्यंत विकसित दौर में सब कुछ को वस्तु में बदल दिया जाता है। यहाँ सब कुछ एक, जिसे कल्चर इंडस्ट्री कहते हैं, संस्कृति उद्योग कहते हैं, उसका हिस्सा बना दिया जाता है। और आप रोज देख रहे हैं कि अब हमारी दिलचस्पी क्रिकेट तो हो नहीं रहा है, फिल्में हम देख नहीं रहे हैं, सिनेमा हॉल भी बंद हैं, तो दिलचस्पी अब हमारी कहाँ जा रही है? उन क्रिकेटरों, उन फिल्म तारिकाओं या सितारों की बिल्कुल अंदरूनी जिंदगी में। यानी सब कुछ को वस्तु में बदल दिया जा रहा है। ऐसे में कविता के लिए जगह कहाँ है? वो भी श्रेष्ठ कविता के लिए जगह कहाँ है? अगर वो फिल्मी गीत है तब तो ठीक है, अगर वो विज्ञापन का एक छंद है तो ठीक है, लेकिन श्रेष्ठ कविता के लिए जगह कहाँ है? तो फिर श्रेष्ठ आलोचना ही के लिए जगह कहाँ बचेगी? क्योंकि विश्वविद्यालय भी जो केंद्र थे वो धीरे धीरे अब खत्म हो रहे हैं। और ये शोक की बात है, लेकिन ये सही है कि अब विश्वविद्यालय आलोचना के पीठ भी न रहे, उनके आलोचना के केंद्र भी अब न रहे और धीरे धीरे और भी खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जिसे हम लिबरल ह्यूमनिज्म, लिबरल डेमोक्रेसी की परंपरा कहते हैं, वो खत्म हो गई, अंतिम चरण में है ये, और उसी के साथ ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो फिर अगर ये पाठ आधारित आलोचना होगी भी तो क्या होगा? इसकी क्या जरूरत होगी या इसको और क्या करना चाहिए? इसमें जैसा हमने बीच में कहा कि जैसे डॉक्टर नामवर सिंह या रामविलास शर्मा, अगर वो बात करते हैं एक रचना पर तो उसको उसके बड़े संदर्भ में वो देखते हैं, उसको उसके मूल सवालों से जोड़ते हैं, मूल सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सवाल से। क्योंकि अंततः कोई भी रचना मनुष्य के जीवन के बारे में होती है, और मनुष्य का ये जीवन क्या है
जैसे आज का ही मेरा जीवन, आपका जीवन क्या है? 6 महीने से मैं घर से बाहर नहीं निकला। ये कौन सा जीवन है? और ये जीवन ऐसा क्यों है? इतने लोग बेरोजगार हो गए, इतने लोग बेघर हैं, इतने लोग भुखमरी की कगार पर हैं, इतनी भयानक महंगी बेरोजगारी, सब कुछ है, मौतें हैं। अगर कोई रचना आती है तो एक आलोचक क्या करेगा? क्या उसका काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा ये कह के कि ये रचना बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि ये रचना वाल्मीकि और कालिदास और तुलसीदास निराला की परंपरा में है? नहीं, उसको इसे वहां ले जाना होगा जहां वो इसको इसकी जड़ों से जोड़ सके, जहां से ये रचना बनी, जहां से वो जीवन तत्व आया, मनुष्य का अनुभव आया। और तब आलोचना की जरूरत बहुत ज्यादा होगी, तब आलोचना सबको संबोधित होगी, तब एक रचना मात्र पर होते हुए भी वो सबके लिए होगी, क्योंकि वो बड़े सवालों पर विचार करेगी। जैसे अगर हम थोड़ा पीछे का उदाहरण लें, 2-3 उदाहरण, जैसे कालिदास का रघुवंश, अब वो रघुकुल का महाकाव्य है, लेकिन उसका अंत कहाँ होता है? अग्निवर्ण जो राजा है, बहुत ही अय्याश, और उसी के साथ एक पतित अग्निवर्ण के साथ इसका अंत होता है। इसे हम कैसे समझें? क्या इससे उस काल पर कोई दृष्टि पड़ती है, उस सामंतवाद पर कोई दृष्टि पड़ती थी है, जब कालिदास के समय वो सक्रिय था सामंतवाद? ऐसे ही अगर हम निराला की कुछ कविताओं को लें, जैसे हम राम की शक्ति पूजा को ही लें, तो उसके पीछे प्रेरणा क्या है? प्रेम तो है ही, और ये प्रेम जिस पर लगातार खतरा है, जो जो लगातार असफल हो सकता है और लगातार इसके लिए संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे एक स्वाधीनता की चेतना भी है, जो संपूर्ण स्वाधीनता आंदोलन का सत्य है। निराला की कुछ बाद की भी कविताएं अगर हम लें, जैसे 47, 48, 49 की कविताएं, आराधना की कविताएं मान लीजिए, बहुत से लोग कहते हैं कि देश का विभाजन हुआ, लेकिन उस समय हिंदी कविता ने कुछ भी नहीं किया। हिंदी कविता में कोई इसका उल्लेख नहीं मिलता। हालांकि अज्ञेय की कुछ कविताएं हैं इस विषय पर, लेकिन कविता को पढ़ने का ये एक स्थूल तरीका हो सकता है। एक आलोचक ये बता सकता है कि निराला की उस दौर की कविताओं में जो गहरा दुख है, जो विषण्णता है, वो क्यों आई, और उसी दौर में वो क्यों आती? वो सारा शोक, सारा दुख जैसे एक साथ संग्रहित होता है निराला की कविताओं में। जब हम उन भजनों पर, विनय के उन पदों पर इस तरह से बात करेंगे, तब हमको लगेगा कि हमको पूरे विभाजन पर, भारतीय स्वाधीनता के निष्कर्षों पर और अभी के वातावरण से जोड़ते हुए उसको देखना होगा, हमको उस पर बात करनी होगी। तो एक ऐसी आलोचना की जरूरत हमें है। हमारे बीच ऐसे आलोचक अभी भी हैं जो बड़े आलोचक, जैसे विश्वनाथ त्रिपाठी हैं, नरेंद्र पांडे हैं, और दूसरे लोग हैं, कई हैं, नए लोगों में भी हैं। लेकिन जो वातावरण बन रहा है हिंदी कविता और हिंदी साहित्य और आलोचना का, उसमें ऐसी आलोचना की कमी है। मुझको लगता है कि आलोचना की, साहित्य आलोचना की ये जरूरत आज बहुत ज्यादा है। जब कभी साहित्य आलोचना अपने इस काम से पीछे हटेगी या डिगेगी, तो जाहिर है कि एक तरफ अकादमिक आलोचना आएगी और दूसरी तरफ विमर्श आएगी, जिनके केंद्र में पाठ नहीं होता और जो कई बार
जड़ों की तरफ नहीं जाते, यानी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्रोतों की ओर, और वहां पर जाना जरूरी है। और इस तरह रचना संपूर्ण सभ्यता की आलोचना होगी, संपूर्ण सभ्यता की समीक्षा होगी, जो मुक्तिबोध चाहते थे। और वो मनुष्य की नियति के बारे में भी बात करेगी। कोई भी रचना अंततः मनुष्य की श्रेष्ठ रचना अंततः मनुष्य की नियति के बारे में बात करती, अंततः हम सब के बारे में वो होती। और इसीलिए आलोचना का ये दायित्व है कि उस पर बात करते हुए वो उन सभी गिरोहों को खोले, उन सभी गिट्ठों को खोले जिनका संपुंजन वो रचना है, और वापस उस रचना को, वापस उस बुने हुए वस्त्र को, केदार जी का एक बिंब लेके कहें, वापस कपास में बदले, और कपास के उस वृक्ष की भी जड़ों को देखे, आसमान, धरती, सब कुछ को देखे। तो ये आलोचना की जरूरत अभी हमें है, ऐसी आलोचना की जो व्यक्तिगत लाभ हानि, परस्पर प्रशंसा, अधकचरी समीक्षाओं और विज्ञप्तियों से ऊपर उठकर रचना की गुणवत्ता पर विचार करते हुए रचना के स्रोतों और उसके वृहद संदर्भों को ध्यान में रखें। और तब एक आलोचक को केवल रचना पर नहीं, समूचे समाज की स्थिति पर बात करनी होगी। और ये बात करना मतलब झगड़ा करना। आलोचना हमेशा एक झगड़े का काम होता है। मुझको हमेशा लगता है कि एक आलोचक को स्वभावतः ही थोड़ा रुक्ष होना चाहिए, या वो होता है, और नहीं तो बहुत मुश्किल उसको होगी। वो बहुत सारे लोगों को खुश नहीं कर सकता, वो शायद किसी को खुश नहीं कर सकता। इसीलिए आलोचक का व्यक्तित्व भी थोड़ा हट के, थोड़ा अलग होता है, और एक रुक्षता उसमें होती है, जो रामविलास जी में भी थी, जो नामवर जी में भी थी। और ये रुक्षता ईख की रुक्षता होती, जो रस से भरा होते हुए भी न केवल रुक्ष होता है, उसके पत्ते भी बड़े कटीले होते हैं। तो ऐसी रुक्षता होती, और वो होना चाहिए। तो आलोचना की जरूरत इसलिए है, और इसलिए है कि हम समूचे समाज के बारे में बात कर सकें, हम झगड़ सकें। जिस समाज में आलोचना की जगह नहीं होती, जो समाज आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकता, या जो व्यक्ति आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकता, कबीर ने इसीलिए तो कहा था, निंदक नियरे राखिए। हम तो यहाँ निंदक की बात भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आलोचक की बात कर रहे हैं। तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। वादे वादे जायते तत्वबोध, मुंडे मुंडे मति भिन्ना। और एक ही सूत्र है जिसे पंडित बहुधा वदंती, बहुधा बोलते हैं, लेकिन उस एक सूत्र की तलाश जरूरी है। और इसके लिए ये जितने मुंड हैं, जितने माथे हैं, उनका आपस में टकराना, लड़ना जरूरी है। और ये बिना लोकतंत्र के संभव नहीं। रिपब्लिक ऑफ लेटर्स, ये जो ज्ञान का गणतंत्र है, ये बिना सच्चे रिपब्लिक के, सच्चे गणतंत्र के संभव नहीं है। आप अपनी ओर देखें चारों तरफ, और तब ये तय करें कि क्या हमारा समाज उस गणतंत्र को सुरक्षित रखने में सक्षम है, क्या वो उस गणतंत्र को बनाए रखना चाहता है, क्या ये गणतंत्र आगे चलकर साहित्य के गणतंत्र को भी अक्षुण्ण रख पाएगा, या साहित्य का गणतंत्र इस गणतंत्र को अक्षुण्ण रखने में कोई काम कर पाएगा। आखिर में मैं फिर एक बार डॉक्टर बच्चन सिंह जी को याद करता हूँ। डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने महाभारत पर जो बुद्धदेव बसु की किताब है, उसका भी अनुवाद किया, महाभारतेर कथा का, महाभारत की कथा से नाम से। एक लोकापवाद ये है, अथवा ऐसा कहा जाता है हम लोगों की तरफ, कि एक तो घर में महाभारत रखना नहीं चाहिए,
और अगर है भी महाभारत तो सभी खंडों को एक साथ नहीं रखना चाहिए, अलग अलग रखना चाहिए, नहीं तो झगड़ा होता रहता है। मेरा मानना ये है कि हर घर में, हर समाज में, हर व्यक्ति के हृदय में ऐसे महाभारत के सभी खंडों का एक साथ रहना जरूरी है, ताकि झगड़ा होता रहे, वो खुद से भी झगड़ता रहे। इसीलिए आत्मालोचना का भी महत्व है। आत्मालोचन के बिना आलोचना भी संभव नहीं। तो ये महाभारत जो आलोचना भी है, जो आत्मालोचन के लिए भी हमें उकसाता है, और जो एक बार विहंगम दृष्टि डालकर मनुष्य की संपूर्ण नियति पर विचार करता है। अब महाभारतीय कथा केवल महाभारत की कथा का सारांश नहीं है, वो नई व्याख्या है, और वो नई व्याख्या वर्तमान के संदर्भ में, जैसे भगवत गीता की जितनी व्याख्याएं हैं वो सब तत्कालीन स्थितियों के संदर्भ में है। यही तो आलोचना है, और यही आलोचना की जरूरत है। आज की रचना के लिए भी हमें आज की आलोचना चाहिए। मैं एक बार फिर आप सबको, बच्चन सिंह स्मृति न्यास को और साखी पत्रिका को, आप सभी बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।